तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी आर्टिकल 265 के बारे में हमने बात की थी, और आर्टिकल 265 में हमने बात की कि कोई भी टैक्स लेवी और कलेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि गवर्नमेंट को ऐसी अथॉरिटी लॉ के द्वारा न दे दी जाए। ठीक, उसके बाद हमने बात की आर्टिकल 246 में कि किसी भी लॉ को इनेक्ट करने की पावर और उस लॉ के तहत टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को उस मैनर में मिलेगी जो मैनर कहां दिया गया है, शेड्यूल 7 में दिया गया। यानी शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम है, और शेड्यूल 7 में बताया गया कि भाई लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 में जो मुद्दे हैं वहां पे एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में जो मुद्दे हैं वहां पे एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मुद्दे आएंगे वहां पे सेंट्रल और स्टेट मिलके कानून बनाएगी। बट कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते हैं, या तो टैक्सेशन लॉज यूनियन लिस्ट में आएंगे या टैक्सेशन लॉज स्टेट लिस्ट में आएंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो दो तरीके के टैक्सेस इंपोज करता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, तो उस दिन हमने बात की इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन दी सेम पर्सन, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की कि इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। देखिए, पेट पूजा ये क्या है? रेस्टोरेंट का नाम है। ओके, आजकल ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ भी फनी नाम रख देते हैं। पता है आपको, एक जगह मैंने एक रेस्टोरेंट का नाम देखा, मैं कोटा से हूं, तो मैं कोटा गई और मैंने वहां पे एक रेस्टोरेंट का नाम देखा, और रेस्टोरेंट का नाम पता है क्या था? सेकंड वाइफ। है ना? आप सोच के देखिए, नाम सोचने वाले की का क्रिएटिव दिमाग सोचिए, इमेजिनेशन सोचिए। एंड द सेकंड वाइफ, मेरे को एक बार को तो पढ़ के समझ में ही नहीं आया, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ अटपटा सा नाम लगता है, दोबारा से रीड किया, है ना? तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप सोच के देखिए। तो हमने हमारे रेस्टोरेंट का नाम रखा पेट पूजा। तो अब यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है, इनके कस्टमर हैं मिस्टर बाबूराव। ठीक, ये बाबूराम जाते हैं रेस्टोरेंट में और खाना ऑर्डर करते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं। तो मेन्यू कार्ड में नजर कैसे जाती है? 270 का क्या, 235 का क्या, 180 का क्या, 190 का क्या। तो ऐसे इन्होंने भी बहुत सारी R&D करके अपना ऑर्डर प्लेस किया, और जो मेन्यू कार्ड था उसमें ऐसा नीचे छोटा सा लिखा था GST एक्स्ट्रा, बिल्कुल इतना छोटा कि किसी को ध्यान से, किसी को ध्यान से देखने पे ही दिखे, अदरवाइज ना दिखे। ठीक, अब गए इन्होंने, बढ़िया से पेट पूजा की, और बिल आया 1000 रुपए का। ठीक, और इस पे लगा 5% GST, मतलब 50, और बिल कितने का बन के आया? 1050। मेन्यू कार्ड के हिसाब से इनका बिल कितना होना चाहिए था? 1000 रुपए। ठीक, जैसे ही 1050 का बिल आया, ये बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगे कि तुम चोर हो, लुटेरे हो, तुमने लूट लिया, ऐसे फ्रॉड करते हो, लोगों को बिल ज्यादा बनाते हो, एंड सो ऑन। ठीक, जब ऐसा माहौल खराब होता है तो टाई पहन के कौन आता है? मैनेजर। ठीक है, मैनेजर साहब आए, बोले कि क्या हुआ बाबूराम जी, बोलिए। बोले कि देखो आपने लूट मचा रखी है, आपने मेन्यू कार्ड में लिखा था 1000 और बिल कितने का आया? 1050 का, ये 50 रुपए मैं किस बात के दूं? तो बाबूराम को उन्होंने, मैनेजर साहब ने समझाया, बाबूराम आप बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो, आपने देखा ही नहीं मेन्यू कार्ड में नीचे क्या लिखा था? GST एक्स्ट्रा। ठीक, तो बोले मतलब, तो
मैनेजर साहब ने कहा कि देखो हम रेस्टोरेंट चलाते हैं और हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, जीएसटी। हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, जीएसटी। तो बाबूराम ने बोला हाँ तो दो, इसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप गवर्नमेंट को जीएसटी दो, अपनी सारी जमीन जायदाद वसीयत उनके नाम कर दो, मुझे क्या लेना देना, आप दो जीएसटी। बोले नहीं बाबूराम आप बहुत भोले हो, बहुत मासूम। ये जो जीएसटी हमें देना पड़ता है, लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर पास ऑन होता है, कस्टमर पे। यानी गवर्नमेंट ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम आपसे, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की नजरों में हु इज द टैक्स पेयर, गवर्नमेंट की नजरों में हु इज द टैक्स पेयर, रेस्टोरेंट। गवर्नमेंट की नजरों में टैक्स पेयर कौन है, रेस्टोरेंट है। गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लेवी किया, रेस्टोरेंट पे। किस पे इंपोज किया, रेस्टोरेंट पे। लेकिन रेस्टोरेंट ने अपने टैक्स का बर्डन, अपने जीएसटी का बर्डन किस पे पास ऑन कर दिया, कस्टमर पे, हमारे आपके जैसे भोले भाले कंज्यूमर्स पे। ठीक है, यानी हु इज द टैक्स पेयर हियर, रेस्टोरेंट। यानी टैक्स का इंसिडेंस किस पे, रेस्टोरेंट पे, लेकिन बर्डन किस पे, कस्टमर पे। ठीक, यानी हुआ क्या, टैक्स किसकी पॉकेट से निकला, बाबूराम की पॉकेट से, लेकिन पैसा किसने कमाया, रेस्टोरेंट ने। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसने पैसा कमाया उसी की पॉकेट से टैक्स निकलता है, लेकिन यहां पर क्या है, पैसा कमा रहा है रेस्टोरेंट, कमाई कर रहा है रेस्टोरेंट, लेकिन बर्डन किसके पास पास ऑन हो रहा है, कंज्यूमर के ऊपर, बाबूराम के ऊपर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब चांटा पड़ा सीता को लेकिन दर्द हुआ गीता को। देखी मूवी, देखी सीता गीता, नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। ऐसे आप ऐसे मत सोचे कोई दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ की मूवी नहीं है, हेमा मालिनी की मूवी है। हेमा मालिनी को जानते हैं, हेमा मालिनी को जानते हैं, धर्मेंद्र की वाइफ हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी की मूवी, इट इज वन ऑफ द क्लासिक कॉमेडी मूवी, आप जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको देख के। ठीक, तो ये सीता गीता, चाटा पड़ा सीता को दर्द हुआ गीता को। सलमान खान वाली जुड़वा देखी, वरुण धवन वाली देखी, वो देखी वरुण धवन वाली जुड़वा में क्या होता है, एक को चाटा पड़ता है दूसरे को दर्द होता है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। चाटा पड़ा सीता को दर्द हुआ गीता को। सरकार ने बोला टैक्स कौन देगा, रेस्टोरेंट, लेकिन इसका दर्द किसको बियर हुआ, बाबूराम को। इंसिडेंस ऑन अ वन पर्सन बट बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की एक दूसरी खूबी क्या है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, देखिए कमाई बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, ये इनकम टैक्स का नेचर है। अगर मैंने पैसा ज्यादा कमाया तो मुझे इनकम टैक्स ज्यादा देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बाबूराम की कमाई बढ़ रही है क्या, नहीं। मान लीजिए बाबूराम ना सीएमए इंटर में पढ़ते हैं, अपनी पॉकेट मनी से रेस्टोरेंट जाते हैं, इनकी कोई कमाई नहीं है, लेकिन इनके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है। ये रेस्टोरेंट में खाना खाएं, सैलून में जाके बाल कटवाएं, रिपेयर सेंटर पे जाके अपनी बाइक रिपेयर कराएं, अपना लैपटॉप रिपेयर कराएं, जितनी गुड्स और सर्विसेज ये कंज्यूम करेंगे, हर गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी का बर्डन आएगा। कमा कौन रहा है, रिपेयर सेंटर वाला, सैलून वाला, रेस्टोरेंट वाला, और टैक्स का बर्डन किस पे आ रहा है, बाबूराम पे, कंज्यूमर पे। यानी इनकम टैक्स में जिस व्यक्ति पे टैक्स का बर्डन है वही कमाता है। यहां पर कमाई किसी और की बढ़ रही है, टैक्स का बर्डन किसी और पे आ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक, जैसे डायरेक्ट टैक्स के पापा कौन है, सीबीडीटी, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स के पापा कौन है, सीबीआईसी। सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड
कस्टम्स। ठीक, चलिए, कंसेप्ट समझ में आया? कुछ डाउट है तो फिर नोट करें मेरे साथ साथ। इनडायरेक्ट टैक्स में नोटेड। तो ये थी बात डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एक एग्जाम्पल है। आप कस्टम लॉ पढ़ेंगे तो कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जाम्पल। और अब हम बात करेंगे इंडिया में जीएसटी कब आया, पता है आपको? 15 में, 17 में, 18 में, 17 में, तो 2014 में, 14 में, 14 में, रेणुका 14 में, 15 सब बोला है यहाँ पे, 14, 15, 17, 18 है ना। आप किसकी तरफ जाएंगे? 14, 15, 17, 18, 14 में। ठीक है, 2014 में आप कौन सी क्लास में पढ़ा करते थे? सेवेंथ में पढ़ा करते थे। पलटी मारना चाहते हैं? अच्छा, 2018 में कौन सी क्लास में थे आप? 10th में थे? 10th में थे? 17 है क्या? दो हजार 17, 1 जुलाई। याद आया होगा, 7th में जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं थी।
7th क्लास में पता था इतना आपको? हाँ, तो 2014 में ही आई थी ना पहली बार। तो 1 जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक, अब ये है एक तरीके का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिस समय जीएसटी इंडिया में आया उस समय इसे कहा गया वन नेशन वन टैक्स। सुना ऐसा कभी शब्द, सुना वन नेशन वन टैक्स? तो क्या इस जीएसटी आने से पहले क्या इंडिया में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं हुआ करते थे? और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे तो कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, और उन इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसी क्या समस्या थी कि उन्हें बाहर कर दिया गया और उनकी जगह इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया? इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, हम कितने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं? 5 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। 50 में से 5 नंबर का ये इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी होता है, उसके लिए हम सब बात कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब इंडिया में जीएसटी आने से पहले कई सारे टैक्सेस लगा करते थे। जैसे लगा करता था, वो उसकी भी बात करेंगे। एक एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। टैक्सेबल इवेंट कब लगा करती थी? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे, यानी किसी घटना को अगर मैन्युफैक्चरिंग कह दिया गया तो उस पर क्या लगा करती थी? एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक, पावर टू लेवी, कौन लेवी कर सकता था? किसको पावर थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी। एंड हु इज लाइबल टू पे? हु इज लाइबल टू पे मतलब गवर्नमेंट को पे करने के लिए लाइबल कौन हुआ करता था? कौन होता था लाइबल पे करने के लिए? बर्डन तो हमेशा से कस्टमर को ही था, लेकिन सरकार की नजर में हु इज टैक्स पेयर? मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। एक लगा करता था सर्विस टैक्स। ठीक, किस पे लगता था? प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब जब सर्विस दी जाएगी तो क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। पावर टू लेवी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती थी। कब कौन पे करता था गवर्नमेंट को? कौन पे करता था? सर्विस प्रोवाइडर पे करता था। ठीक है, एक लगा करता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे प्यार से सीएसटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीएसटी। ठीक, कब लगता था? जब इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जाता था। किसके पास थी पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट को कौन पे करता था? डीलर। डीलर मतलब जो माल बेच रहा है। एक होता था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे प्यार से क्या कहते थे? वेट। कब लगता था? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे। किस पे लगता था? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे। किसके पास थी पावर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और सरकार को कौन जमा कराता था? डीलर। और लगा करता था ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कब लगता था? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट मूवमेंट का मतलब जब एक राज्य से दूसरे राज्य गुड्स मूव करता था, बाउंड्री क्रॉस होती थी, बॉर्डर क्रॉस होते थे, तो ऑक्ट्रॉय, चुंगी जिसे कहते हैं, लगा करता था। पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और सरकार को कौन पे करता था? डीलर पे करता था। ठीक है, लगभग किसी भी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर इतने तरीके के टैक्स लगा करते थे। देखिए, सर्विस पे लगेगा सर्विस टैक्स,
लेकिन गुड्स पे भी सर्विस टैक्स लगा करता था। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ये कुर्सी बनाने वाली मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, ये कुर्सी तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, लेकिन मान लीजिए मैंने इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए सर्विसेज ले ली, या सामान को बेचने के लिए सर्विसेज भी तो लेनी पड़ती है ना, एडवर्टीजमेंट की लेनी पड़ती है, सेल्स प्रमोशन की, मार्केट रिसर्च की। तो कितनी भी तरीके की गुड्स या सर्विसेज जब भी मार्केट में बेची जाती थी, इतने तरीके के टैक्सेस उनपे लगा करते थे। और इन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसके ऊपर? हमारे आपके जैसे भोले भाले एंड कंज्यूमर्स के ऊपर। यानी आप सोच के देखिए कि मान लीजिए अभी जीएसटी की जगह ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते, आप मॉर्निंग से सुबह उठ के शाम को रात को सोने तक कितने सारे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। सुबह उठ के आप टूथब्रश यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, खाना खाते हैं, स्टेशनरी यूज करते हैं, नोटबुक्स यूज करते हैं, कितने सारे गुड्स और सर्विसेज आप यूज करते हैं, और सभी के ऊपर क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। कभी ऐसा सोचा कि ये मैंने जो चाय पी है ना, ये मान लो आपका एक चाय का कप पड़ता है 10 रुपए का, कभी ऐसा सोचा ये 8 रुपए की चाय है और 2 रुपए का इसमें इनडायरेक्ट टैक्स? हर गुड्स या सर्विसेज में इनडायरेक्ट टैक्स तो होता ही है, ठीक। तो आपने कभी सोचा ये 8 रुपए की चाय पत्ती और 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स? या इस चाय में ना 3 रुपए की चीनी पड़ी है, तो 2 रुपए की चीनी 1 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स। या मैंने 70 रुपए का रजिस्टर यूज किया, इसमें से है ना ये 68 रुपए का रजिस्टर है और 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स। कभी ऐसा सोचा? नहीं सोचा। क्यों? अभी तो पिताजी पैसे देते हैं, अभी क्यों सोचे? जब खुद की सैलरी आएगी तब सोचेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस मीठा जहर समझते है ना, सुने, मीठा जहर। जैसे कोको कोला आप पीते हैं, वो क्या है? मीठा जहर। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते हैं कि एंड कंज्यूमर बर्डन बियर करता है, लेकिन अपेरेंटली उसे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि हमें क्या, हमें तो कोक में स्वाद आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कौन सोच रहा है, ठीक। सो ये मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एक कंज्यूमर को पड़ने वाला चांटा है ना। जैसे मान लो एक बबलू है, और बबलू के पापा ने बबलू को क्या दिला दी? हार्ले डेविडसन दिला दी। अब जैसे बबलू हार्ले डेविडसन पे बैठेंगे, वो उनको क्या लगेगा? वो कौन है? उनको लगेगा मैं जॉन अब्राहम। और लड़के को नई नई बाइक मिलती है तो लड़का कैसी करामातें दिखाता है सड़क पे, ऐसे 8 बना बना के बाइक चलाता है ना। में कोई बुराई नहीं है, अच्छा, ऐसे मजा आता है, ऐसे बढ़िया लगता है कि ऐसे लगता है हार्ले डेविडसन पे बैठे हैं। अब ये जो हार्ले डेविडसन है ना, ये बबलू की बाइक जाके भिड़ गई बबली से, और बबली की स्कूटी टूट गई और बबली गिर गई स्कूटी से। अब क्या होगा बबलू के साथ? सोचो, इमेजिन करो क्या होगा बबलू, आप खुद इमेजिन करो, आप ही बबलू हो, फिर क्या होगा आपके साथ रोड पे? क्या होगा? अच्छा, आरती उतारेगी पब्लिक बिठा के, नहीं करेगी? तो मान लो आप अब इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, मान लो आप बबलू नहीं हो, ठीक है, लेकिन बबलू की बाइक जाके भिड़ गई बबली से, और बबली की चोट लगी और उनकी स्कूटी थोड़ी सी टूट गई। अब ना बबलू को सड़क पे इतने चांटे मिलेंगे, इतने घूसे मिलेंगे, जो काले काले बबलू है वो लाल टमाटर की तरह रेड, और उनको पता भी नहीं लगेगा किधर से कौन सा चांटा पड़ा, ठीक है, किसने सर पे लगाई और किसने गाल पे लगाई, कुछ भी पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, ठीक। ये इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐसा ही होता है, किधर से चाटा पड़ा समझ में नहीं आता, ठीक। बस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम एज एंड कंज्यूमर बियर करने लग जाते हैं। अब ये बबलू है ना, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से दुखी होके कहां पहुंचे? मोदी जी के पास। इन्होंने 2014 में वोट दिया था मोदी जी को, बोला था अच्छे दिन आएंगे, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। बोले अच्छे दिन तो आए नहीं, ये तो इतना सारा इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पे लग रहा है। तो मोदी जी ने इन्हें क्या बोला? मोदी जी बोले देख, तुझे क्या करना है, तुझे हाँ या ना में जवाब देना। जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे मोदी जी ने क्या बोला? बस हाँ या ना में बताओ, भ्रष्टाचार कम करना चाहते हो या नहीं? तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ
तो ऐसे ही मोदी जी ने बोला, बस बबलू तू परेशान है महंगाई से, मुझे ये बता महंगाई कम करना चाहता है या नहीं। बबलू ने बोला हाँ चाहता हूं। तो मोदी जी ने बोला ठीक है, तेरे को ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण महंगाई बढ़ी हुई लग रही है, हम तुम्हें एक दवाई देंगे, थोड़ी सी कड़वी होगी, थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन खाते खाते आदत पड़ जाएगी। बोले खाओगे? बबलू ने बोला हाँ, अगर महंगाई कम होगी तो मैं दवाई खाऊंगा। मोदी जी ने बोला ठीक है, तो फिर ये ले, दिस इज जीएसटी। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन कंज्यूमर पे पड़ रहा था, गवर्नमेंट ने क्या किया, बोले इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण कंज्यूमर के एंड पे महंगाई बढ़ रही है, तो अब महंगाई कम करने के लिए सरकार ने क्या तरीका अपनाया, बोले इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके हम इंडिया में अब क्या ले आएंगे, वन नेशन वन टैक्स। यानी अब की बार अगर बबलू की बाइक, बबली की स्कूटी से भिड़े तो आर पार की लड़ाई हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, पता लगे किसने कितना घुसा मारा है सामने। अभी पता होता है ना, जीएसटी लगता है, पता होता है एक ही टैक्स है, कौन सा टैक्स लग रहा है, कितने परसेंट से लग रहा है, ठीक, बिल में शो करना सेपरेटली जरूरी होता है। आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदी, अगर उस पर जीएसटी लगा होगा तो ऐड दिखा होता है कि इतना जीएसटी लगा। दिस इज वन नेशन वन टैक्स। तो सरकार ने क्या किया, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया। ये तो कुछ नाम है, लगभग 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया। ये तो कुछ नाम है जो हर रोजमर्रा की गुड्स या सर्विसेज पे लगा करते थे, इनके अलावा भी और हैं। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके गवर्नमेंट क्या ले आई, गवर्नमेंट ले आई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसको खत्म किया, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया। अब पहले क्या होता था, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग अलग घटना घटित होती थी। कोई मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, कोई इंटरस्टेट सेल पे लगता था, कोई इंट्रास्टेट सेल पे लगता था। सरकार ने बोला अब ये जीएसटी किस पे लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जीएसटी किस पे लगेगा, सप्लाई पे लगेगा। किसकी सप्लाई पे, गुड्स सर्विस बोथ। पहले क्या होता था, सर्विस पे लगता था सर्विस टैक्स, गुड्स पे लगता था एक्साइज। अब बोले नहीं, अब चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों की सप्लाई पे ही क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। कौन लगाएगा, मोदी जी क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर। जीएसटी लगाने की पावर न तो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल के पास है, न ही एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास है। सेंट्रल एंड स्टेट मिलके जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाएंगी और टैक्स लगाएंगी। और पे कौन करेगा गवर्नमेंट को, सप्लायर। कौन पे करेगा गवर्नमेंट को, सप्लायर। यानी इतने सारे लगभग 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके इंडिया में वन नेशन वन टैक्स लाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लगेगा, जब गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई होगी। कौन लगाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट मिलके। एंड पे कौन करेगा गवर्नमेंट को, सप्लायर। समझ में आई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसको ऐसा का ऐसा लिख लो। देखो टेबल में ये 4 कॉलम की हेडिंग है। कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो मुझे पूछो, ऐसे ही नाम लिखने,
उनको कट करना है और फिर ये लिखना है। देखिए 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ और इसे वन नेशन, बहुत टाइम लगा मुझे, इसे वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजा के जीएसटी को लॉन्च किया गया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजाकर इसके पहले 3 बार ही कुछ अनाउंसमेंट हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, जब आजादी को 25 साल हुए, और उसके बाद जब 50 साल हुए, और चौथी बार उसके बाद जब इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ। अभी आपको पता याद है या नहीं है, 30 जून 2017 को रात के 12 बजे मोदी जी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजा के पूरी इंडिया को एड्रेस किया था कि इंडिया में जीएसटी लॉन्च हो रहा है। ठीक, वैसे भी ये आई विल हमेशा मैं इस बात के लिए मोदी जी को बहुत अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करती हूँ। इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेटर, ना, चीजों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखिए ना, ये अयोध्या वाले केस को कितना पॉपुलर बना दिया। राम जी इतने पॉपुलर हो गए अचानक से। राम जी की पूजा कराने वाले पंडित जी पॉपुलर हो गए, राम जी के भजन गाने वाले पॉपुलर हो गए, यूट्यूब पे जिनके मतलब राम भजन थे। ठीक, अदरवाइज आप देखिए, अगर आप सुनते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, हमेशा जो कृष्ण भजन होते हैं दे आर वेरी पॉपुलर। कुछ पिछले, जब से ये अयोध्या वाला सीन हुआ उसके बाद से वो राम वाले भजन पॉपुलर हो गए, है ना। हर घर में मतलब इतना बड़ा इवेंट बना दिया गया इसको। अच्छी बात है, बहुत पर ये भी गट्स होने चाहिए ना, आप किसी चीज को ऐसे प्रेजेंट करो कि इंडिया में हर किसी को लगा कि ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। आप अपने घर में बैठे तो भी आपको लगा कि, है ना, वी आर पार्ट ऑफ दिस। जो भी वो स्थापना हुई थी वहां पे भगवान श्री राम की मूर्ति की। सो ये भी इसी तरीके से जीएसटी को भी इंडिया में लॉन्च किया गया। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या आई कि इंडिया में जीएसटी को लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास। ठीक, अभी तक क्या होता था, किसी भी टैक्सेशन लॉज की पावर या तो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल के पास होती थी या एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास होती थी। ठीक, लेकिन यहां पर टैक्सेशन, ये जो जीएसटी से रिलेटेड लॉ है, इसे इनेक्ट करने की पावर और इससे रिलेटेड टैक्स लगाने की पावर किसके पास? सेंट्रल के पास एंड स्टेट के पास, दोनों के पास मिलके। तो मुझे बताइए कि जीएसटी को हम कहां पे बिठाएं शेड्यूल 7 में? यूनियन लिस्ट में बिठाएं या स्टेट लिस्ट में बिठाएं या कॉन्करेंट लिस्ट में बिठाएं? कॉन्करेंट लिस्ट में। सौरभ ना, कहां पे जगह दें इसको शेड्यूल 7 में? बोलो, कुछ भी बोलो, 2 शब्द। तीन ही नाम है, आपको एक चूज करना है, या तो यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। प्रिंस, क्या बताया था? कॉन्करेंट में आना चाहिए। रेणुका, से यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। ओके, कॉन्करेंट में होना चाहिए, कॉन्करेंट में होना चाहिए। आपको याद है मैंने आपको एक बात बोली थी कि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। तो हमेशा खुद के मन की बात सुननी चाहिए। ये दोस्त तो लुटिया डुबोने में लगे रहते। बोला था ना मैंने, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज
नहीं आते। तो जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज अ टैक्स लॉ, तो टैक्सेशन लॉज तो कॉन्करेंट लिस्ट में आते नहीं है। यूनियन लिस्ट में आ सकता है, वो तो वहां तो पावर सेंट्रल के पास होती है, फिर ममता दीदी तो अपनी टांग अड़ा ही नहीं सकती अगर, है ना। और अगर स्टेट लिस्ट में हो वो भी नहीं आ सकता, फिर मोदी जी क्या करेंगे अगर स्टेट लिस्ट में आ जाएगा तो यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स शेड्यूल 7 के एग्जिस्टिंग सिस्टम में ना तो यूनियन लिस्ट में कवर हो पाया, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट। फिर अब क्या, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल और स्टेट को पावर ही कैसे दी है, शेड्यूल 7 के माध्यम से कि भाई जो मुद्दे यूनियन लिस्ट में सेंट्रल तुम कानून बना के टैक्स लगा लो, जो मुद्दे स्टेट लिस्ट में उस पर स्टेट तुम कानून बना के टैक्स लगा लो। और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज आते ही नहीं है। लेकिन ये जीएसटी तो बड़ा विचित्र है, ना तो इसे यूनियन लिस्ट में बिठा सकते हैं, स्टेट लिस्ट में बिठा सकते हैं, और ना कॉन्करेंट। फिर क्या करें, समस्या है। पर हर समस्या का अपना एक समाधान होता ही है। इस समाधान की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। अब किसकी क्लास है इसके बाद आपकी? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा वो एक्सटेंड हो जाएगा टॉपिक, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? मतलब ऐसे मत बोलना हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो नहीं पूछ रही। तो दिस इज ऐसा, यानी मैं बोलूँ कि फोन चलाने और पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो, तो ना सबका कुछ ना कुछ शौक होता है। जिम जाते हैं, ओके गुड। शिव और क्या शौक है? होता ना किसी को, ऐसे मत बोलना हमें तो गुटखा खाने का शौक है, वो भी बात नहीं करनी। मान लीजिए किताब पढ़ने का शौक है, गाना गाने का शौक है, डांस करने का शौक है, खाना बनाने का शौक है, ड्राइंग पेंटिंग का शौक है। किस चीज का? डांस का शौक है? डांस सॉन्ग सुनने का शौक है, अच्छा। गाते नहीं हो, बस सुनते हो? बचपन में गाते थे, अच्छा, अरे वाह। सौरभ? कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सोचा ही नहीं कभी, सोचा ही नहीं, ठीक है। अच्छा ऐसे आपको खाली कमरे में बिठा दें, चलो सौरभ कुछ करो, फिर क्या करोगे? एक्सक्लूडेड हो गया ना, फोन तो चला ही नहीं सकते। पढ़ाई और फोन के अलावा और क्या कर सकते हैं? सो जाएंगे, ठीक है, ओके। गाने सुनने का शौक है, गेम खेलने का शौक है। कौन क्या गेम खेलते हैं? मोबाइल वाले? क्रिकेट खेलते हैं, ओके गुड। प्रिंस? फुटबॉल का शौक है, वहां कहाँ पे सीखा है ऐसे या कहीं खेलते थे? बहुत बढ़िया, इन्होंने तो बता दिया जिम, हाँ हाँ। वेब सीरीज का शौक है, कौन सी वेब सीरीज लास्ट देखी थी? कौन सी? नहीं समझ में आया मुझे। फॉल आउट? देखो हॉलीवुड की तो मैं देखती नहीं हूँ, बॉलीवुड में मुझे पता नहीं ऐसा कुछ है कि हॉलीवुड है वैसे। अच्छा ठीक है, चलिए हॉलीवुड देखते हैं, ओके। उसमें से आपके लिए कोई 3 बातें जो आपने सीखी हो। तो इतना दिमाग कौन लगाता है हम। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे इस फोरम पे बता नहीं सकते ऐसा। रेणुका, व्हाट एल्स यू डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? कुछ भी नहीं?
ये सब चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ये सब चीजें जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसा मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रही, ऐसे सवाल पैनल पूछ लेता है अचानक से, अच्छा लास्ट वेब सीरीज देखी थी, बोले क्या क्या करते हो खाली टाइम में, क्या करते हो, वेब सीरीज देखते हैं। अच्छा वेब सीरीज देखते, कौन सी देखी थी लास्ट, फिर क्या सीखा आपने, कोई भी 3 बातें। मतलब इट्स नॉट हम वेब सीरीज ऐसा नहीं हम कुछ सीखने के लिए देखते हैं, ऑब्वियसली नॉट, कोई भी सीखने के लिए देखता है, हम टाइम पास के लिए देखते हैं, मन नहीं लग रहा है तो हम वेब सीरीज देखने लग जाते हैं। बट हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन पावर होती है। आप हमेशा देखिए, कोई भी चीज आप देख रहे हैं किस, अब ये नोटिस कीजिएगा, ऐसा मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब हम कोई ना कोई चीज हमें क्लिक करती है, हमारे या तो हमारे जिंदगी से रिलेटेड होती है या हमारे आसपास के लोगों से वो कनेक्ट कर जाती है, कुछ भी कुछ होता है, कुछ ना कुछ चीजें कनेक्ट करती हैं और आपसे पूछा जाता है आपका मीन्स दे वॉन्ट टू ऑब्जर्व योर ऑब्जर्वेशन पावर। आपको नौकरी देंगे, आप टीम में काम करेंगे, आप काम देख रहे हैं, हर चीज वहां पे सिखाई थोड़ी जाती है। स्कूल टीचर वाला सिस्टम थोड़ी कि आपको कोई बैठ के सिखाएगा, अच्छा बेटा ऐसे काम ये करना, अब ये बटन दबाना, फिर बंद कर देना, फिर घर चले जाना। आप अपने आसपास काम देखेंगे और ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं मेक इट अ हैबिट कि आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपके आसपास क्या चल रहा है, कुछ देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये भी पूछा जाता है, जो बताओ यार पिछले 3 महीने में क्या नई चीज सीखी, कुछ नहीं सीखा, मैं तो सो जाता था। ठीक, सो ये दीज क्वेश्चन, अब आप इंटर में आ गए हैं, इंटर पास करके फाइनल में चले जाएंगे, और ये सब चीजें जैसे मैंने बोला कि सौरभ ने बोला कि मैंने सोचा ही नहीं आज तक कि मेरे को इसके अलावा क्या पसंद है, बहुत जेन्युइन चीज है। मतलब 70% पब्लिक ऐसी होती है, 80% जनता ऐसी होती है जो हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि हमने क्या सीखा। सोचिए 20 साल के, 20 ज्यादा ही होंगे, 20 के, 20-21 के होंगे, 18-19-20 इतने इसी एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, जिन दुनिया में धरती पे आए हुए इतने साल हो गए, अपने खुद के साथ जीते हुए हमें 19 साल हो गए, और हमें ये नहीं समझ में आता कि यार मुझे अगर मैं ये ना करूं तो मैं और क्या करूंगा। व्हाट इज योर प्लान बी? अगर मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए अगर आपका 100% सीए में होगा, और अगर सीए में ना हुआ तो इसके अलावा क्या करेंगे? जिंदगी में कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए प्रिंस सोचेंगे ठीक है मैं फुटबॉल कोच बन जाऊंगा, मैं थोड़े दिन बाद ये बोलेंगे मैं जिम जाता था, मैं फिटनेस कोच बन जाऊंगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे जिंदगी में हमेशा प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी कैसे होता है? आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा और चीज आपको आती क्या है। हर व्यक्ति विशेष को ईश्वर ने कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट देके, हर सबके पास होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास यूनिक टैलेंट नहीं। बट आइडेंटिफाई की, जब आप बड़े बच्चे हो गए ना, 20 साल के हो गए, जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, हो सकता है कि नौकरी लग जाए और नौकरी करने के बाद 2-4-6 महीने बाद, साल 2 साल 5 साल वाले बोले बहुत बॉस परेशान करता है, छोड़ो नौकरी करनी नहीं, मुझे नहीं करनी नौकरी, फिर क्या करना है? बिजनेस करना है। तो बिजनेस के लिए सोचना पड़ेगा ना, क्या बिजनेस करना है, आप क्या अच्छे हो। बिजनेस करने का मतलब दुकान पे बैठ के सामान बेचना बिजनेस थोड़ी होता है। कोई आइडिया सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने बारे में सोचिए और सोचना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये सब सवाल आपसे इंटरव्यू में 100